अच्छे तरह से जानिएगा ना तो आपको नॉलेज हो जाएगा ना, नॉलेज हो जाएगा ना तो नॉलेज बहुत काम आता है। ठीक है, ऐसे नहीं एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कीजिए, नॉलेज के लिए तैयारी कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो बच्चों आज का यह मेरा डे 5 है। ठीक है, इतिहासी चैप्टर अभी हम डे 5 थी, यानी 1 से लेकर 4 दिन तक अभी क्लास आ गई और इतिहासी का क्लास आ रहा है, क्योंकि एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और लगातार हम इसका क्लास ले रहे हैं। तो आप सभी ज़रूर सभी क्लास को देखिए ताकि आपका इतिहास की एक पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से गैरिबाल्डी के बारे में, काउंट काबूर के बारे में। क्या क्या चर्चा करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। चर्चा करेंगे गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और क्या मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, पहला टॉपिक ये है, गैरिबाल्डी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है काउंट काबूर, काउंट काबूर के बारे में चर्चा करेंगे। उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कहाँ हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, इनके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। और देखिए 2 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड पर दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी। देखिए ये 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी। तो इस प्रश्न के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, और मेरा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए क्या अनिवार्य बताया। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए क्या अनिवार्य बताया। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो आप सभी का काम है वीडियो को सही से लास्ट तक देखिएगा ताकि इन सभी टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए, ताकि आप परीक्षा में भी दे सके और हमेशा के लिए नॉलेज हो जाता है कि आप कहीं पर कोई पूछ दे तो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझना है गैरिबाल्डी की पूरी बात। ठीक है, देखिए गैरिबाल्डी का पूरा नाम, सबसे पहला प्रश्न अगर ये एग्जाम में पूछता है हमेशा कि गैरिबाल्डी का पूरा नाम क्या था। ठीक है, गैरिबाल्डी का पूरा नाम, देखो गैरिबाल्डी हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, तो गैरिबाल्डी का पूरा नाम पूछेगा तो लिखेंगे जोसेफ मैरी गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का पूरा नाम क्या था, जोसेफ मैरी गैरिबाल्डी। ठीक है, और वह देखिए यहाँ पे लिखे होंगे VVI, वह पेशे से क्या था, नाविक। यह ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे जाते बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन रहेगा नाविक, तो हमेशा वहां पे लगाएंगे नाविक में। ठीक है, गोल पाना रहेगा वहां पे तो क्या पाएंगे, नाविक। ठीक है, और देखिए गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ, 4 जुलाई 1807 ईस्वी के। गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ, 4 जुलाई 1807 ईस्वी के। देखिए जो बता रहे हैं उसको याद ही कर लीजिए इसी बार। ठीक है, देखिए गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ, 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। ठीक है, और देखिए गैरिबाल्डी का मृत्यु, गैरिबाल्डी का मृत्यु कब हुआ, 2 जून 1882 ईस्वी को। गैरिबाल्डी का मृत्यु कब हुआ, 2 जून 1882 ईस्वी को गैरिबाल्डी का मृत्यु हुआ। ठीक है, और देखिए तीसरा में जन्म कहाँ, यानी गैरिबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ, तो गैरिबाल्डी का जन्म हुआ नाइस फ्रांस में। ठीक है, नाइस जगह का नाम है। ठीक है, जो फ्रांस में, वहां पर गैरिबाल्डी का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जन्म, तो 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। ठीक है, और देखिए मृत्यु कहाँ, यानी गैरिबाल्डी का मृत्यु कहाँ हुआ, तो देखिए कपेरा इटली, यानी गैरिबाल्डी का जन्म हुआ फ्रांस में, उनका मृत्यु हुआ कहाँ, कपेरा इटली में। ठीक है, तो ये प्रश्न 4-5 प्रश्न है, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए ताकि आपको कोई भी पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। देखिए हम डेट के साथ क्यों बताते हैं, आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए। अगर कोई बच्चा आपसे टक्कर ले रहा है और आपको कहेगा बता गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ, तो वो बताएगा 1807 ईस्वी। कर तुमको कोई मास्टर सही से पढ़ाता नहीं है। ठीक है, वहां पर ये लफ्ज नहीं बोलिएगा तुमको कोई मास्टर सही से पढ़ाता नहीं है, वहां पर ये बोलिएगा कि चल आज मेरे दीक्षा क्लासेस स्टडी के साथ, क्योंकि वहां पर अच्छे से नॉलेज दिया जाता है एकदम अच्छे से, कब कहाँ कैसे हुआ था। ठीक है, तो वहां पर बता देंगे, देखो सही से बताओ कि गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ, तो वहां पर बताएंगे 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। तो वो बच्चा भी सोचेगा हाँ ये हम अच्छे जगह पढ़े हुए, अच्छे जगह से टीचर लोग पढ़ते तो हमको भी ये सब मालूम रहता। तो इस कदर याद कीजिए, इस कदर पढ़िए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ मालूम हो जाए। तो क्या करा है, गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ, तो 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। कहाँ हुआ, तो नाइस फ्रांस में हुआ। गैरिबाल्डी का मृत्यु कब हुआ, 2 जून 1882 ईस्वी को हुआ।
और मृत्यु कहाँ हुआ? तो कपेरा इटली में हुआ, ठीक है। और वो पेशे से क्या थे? तो नाविक थे, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं किनके बारे में, तो काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर कौन थे, ठीक है। अब क्या है काउंट काबूर? काउंट काबूर के बारे में ये सब जान लेना है, जरूरी है जानना। तो इसलिए हम देखिए अच्छे तरह से जानिएगा ना तो आपको नॉलेज हो जाएगा ना, नॉलेज हो जाएगा ना तो नॉलेज बहुत काम आता है, ठीक है। ऐसे नहीं एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कीजिए, नॉलेज के लिए तैयारी कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, काउंट काबूर का जन्म, काउंट काबूर का जन्म कब हुआ? इस प्रश्न कह रहा है काउंट काबूर का जन्म कब हुआ? तो क्या है 10 अगस्त 1810 ईस्वी को। काउंट काबूर का जन्म कब हुआ? 10 अगस्त 1810 ईस्वी को। और कहाँ हुआ? तो तुरीन इटली में। कहाँ हुआ? तो तुरीन इटली, इटली का जगह है एक तुरीन, जहाँ काउंट काबूर का जन्म हुआ। कब हुआ? तो 10 अगस्त 1810 ईस्वी को। और काउंट काबूर का मृत्यु, देखिए काउंट काबूर का मृत्यु 6 जून 1861 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 6 जून 1861 ईस्वी को। और कहाँ हुआ? तो तुरीन इटली में ही मृत्यु हो गया। देखिए काउंट काबूर बहुत सौभाग्य थे जो इनका जन्म जहाँ हुआ वहाँ ही मृत्यु हुआ। तो क्या है काउंट काबूर का जन्म हुआ 10 अगस्त 1810 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो तुरीन इटली के जगह पर हुआ, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ? तो 6 जून 1861 ईस्वी को, लगभग 51 वर्ष की उम्र में तुरीन इटली के जगह पर, ठीक है। देखिए एक प्रश्न हम बताए थे आपको कि काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए क्या अनिवार्य बताए। यह प्रश्न हम आपको बताए थे ना, 2 नंबर में पूछेगा, अभी जस्ट बताए थे। देखिए क्या कर रहा है, काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए क्या अनिवार्य बताए। देखिए काउंट काबूर सोचते थे अगर इटली का एकीकरण करना है, इटली को एक सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक अच्छा देश बनाना है, तो काउंट काबूर सोचते थे कि हमारे प्रति आर्थिक उन्नति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्थिक उन्नति, यानी पैसा ज्यादा होना चाहिए। दूसरा वो सोचते थे कि सैनिक शक्ति होना चाहिए, हमारे पास सैनिक का बल रहेगा यानी शक्ति रहेगा, तभी हम इटली का एकीकरण कर सकते। और तीसरा उसका सोच था विदेशी सहायता अनिवार्य, यानी काउंट काबूर सोचते थे कि अगर हमारे पास आर्थिक उन्नति है, सैनिक शक्ति है और विदेशी सहायता यानी विदेश वाले दूसरे देश वाले हमको सहायता करते, तब जाकर हम इटली का एकीकरण कर सकते। ये 2 नंबर में हमेशा पूछते हैं कि काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए क्या अनिवार्य, क्या सोचते थे, तो हम ये लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो सही से एक मरतबा और समझ लीजिए, और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम देखिए टेस्ट में यही सब प्रश्न पूछेंगे, इसलिए अगर आपको मन है स्क्रीनशॉट लेना तो लेते रहिएगा, ठीक है। क्लास में जो भी क्लास हम कराते हैं और आपको लगेगा कि नहीं यह जरूरी है तो आप फौरन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए क्या अनिवार्य बताए, उन्होंने बताया, यहाँ पर ये आंसर लिखे, ठीक है। काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए आर्थिक उन्नति, सैनिक शक्ति तथा विदेशी सहायता अनिवार्य बताया, ठीक है। काउंट काबूर के बारे में आप जान गए। अब देखिए यहीं पर क्या था, गैरीवाल्डी था ना, तो गैरीवाल्डी के बारे में अब हम जानेंगे कि गैरीवाल्डी इटली के एकीकरण के लिए क्या सोचते थे, ठीक है। ये बहुत लंबा प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, जैसे एग्जाम में मन होता है बिहार सरकार को वैसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो यह प्रश्न को अच्छा से देखिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न किस कदर से हमको लिखना है एग्जाम में और किस कदर से याद करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए आज का मेरा अंतिम प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी की क्या भूमिका थी। थोड़ा अच्छे तरह से समझिएगा क्योंकि यह 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर 4 नंबर, जैसे बिहार बोर्ड में मन रहता है पूछना, अगर यह सवाल पूछता है तो पूछ लेता है, या तो 6 नंबर में या तो 4 नंबर में यह प्रश्न पूछता है। देखिए प्रश्न कह रहा है इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी की क्या भूमिका थी, यानी जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो गैरीवाल्डी ने किस प्रकार अपना भूमिका निभाए उनके बारे में लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है। तो देखिए इसके आंसर में हम लिखेंगे, पूरा बोर्ड भरा हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, हम पढ़ पढ़ के अच्छी तरह से आपको समझा देते ताकि आप समझ जाइएगा, ठीक है। और लास्ट में एक स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिएगा और आप अपने नोटबुक में इस प्रश्न को लिख भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है इटली के एकीकरण के दूसरा चरण गैरीवाल्डी द्वारा पूरा किया गया, यानी इटली का 3 चरण हुआ, ठीक है। क्या हुआ? 3 चरण हुआ। पहला चरण मेजनी द्वारा, दूसरा चरण गैरीवाल्डी द्वारा और तीसरा चरण विक्टर एमानुएल और काउंट काबूर द्वारा, ठीक है। ये दोनों द्वारा हुआ। तो पहला चरण कौन था? पहला चरण में मेजनी, दूसरा चरण में गैरीवाल्डी और तीसरा चरण में विक्टर एमानुएल और काउंट काबूर। तो कह रहा है इटली के एकीकरण का दूसरा चरण गैरीवाल्डी द्वारा पूरा किया, यानी इटली का जब दूसरा एकीकरण यानी दूसरा चरण हुआ तो वो किनके द्वारा पूरा किया गया? तो गैरीवाल्डी द्वारा पूरा किया गया।
इसे इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा गया। जब इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा गया, तो गैरिबाल्डी को कहा गया। यह सबसे महत्वपूर्ण 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, इटली के एकीकरण में किसे तलवार कहा गया। वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे हमेशा क्या लगाएंगे, गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा गया, तो गैरिबाल्डी को कहा गया। अब देखिए क्या कर रहा है, इसने युवकों की एक सशक्त टोकरी गठित की जो लाल कुर्ती कहलाते थे। इन्होंने क्या किया, गैरिबाल्डी ने क्या किया, युवकों जो भी नौजवान थे उन सभी का एक टोकरी, यानी टोकरी में बहुत सारे नौजवान को गठित किया और एक सशस्त्र टोकरी तैयार किया जिसको लाल कुर्ती कहा, यानी उन पूरे झुंड को, उन पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता था, लाल कुर्ती कहलाते थे। और प्रश्न पूछेगा लाल कुर्ती किसे कहा जाता था, तो क्या कहते हैं, गैरिबाल्डी द्वारा तैयार किए गए युवकों को। ठीक है, लाल कुर्ती किसे कहा जाता है, तो वहां पर बोलेंगे गैरिबाल्डी द्वारा तैयार किए गए युवकों को। अब देखिए क्या रहा, इसकी सहायता से गैरिबाल्डी नेकलस के राजा को पराजित किया। किनकी सहायता से, तो लाल कुर्ती की सहायता से, यानी जो भी लाल कुर्ती में जो भी नौजवान थे उनकी सहायता से नेकलस के राजा को पराजित किया। कौन पराजित किया, गैरिबाल्डी ने। अब देखिए क्या करा, 1862 में गैरिबाल्डी ने यूरोप पर आक्रमण करने की योजना बनाई। देखिए 1862 में गैरिबाल्डी क्या सोच रहे थे कि हम पूरे यूरोप पर आक्रमण करेंगे। क्या सोच रहे थे, पूरे यूरोप पर आक्रमण करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं परंतु काउंट काबूर से भेंट की वजह से योजना तैयार दी। क्या किए, जब गैरिबाल्डी ने काउंट काबूर से भेंट किए, कब, 1862 में, जब यूरोप पर आक्रमण करने की योजना बनाए थे। उस समय क्या किया, काउंट काबूर से भेंट हो गया, किसको, गैरिबाल्डी को। और गैरिबाल्डी जैसे ही काउंट काबूर से भेंट किए, उन्होंने फौरन योजना तैयार दी। किस चीज का योजना, संपूर्ण यूरोप पर आक्रमण करने का योजना तैयार दी, तथा अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम घोषित कर एक साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। उन्होंने क्या किया, पूरी संपत्ति को, अपना जो भी संपत्ति था वो पूरे अपने राष्ट्र के नाम घोषित कर दिया और एक साधारण किसान के रूप में जीने लगे। देखिए प्रश्न थोड़ा समझने वाला है। तो क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी। गैरिबाल्डी की कोई भूमिका अभी तक नहीं थी। कहाँ तक, इटली यूरोप पर आक्रमण करने तक। लेकिन यूरोप पर जैसे ही इन्होंने, अगर यूरोप देश पर आक्रमण करते, यूरोप पूरे महादेश है, यूरोप महादेश पर अगर आक्रमण करते तो इटली भी आ जाते। परंतु इनको क्या हुआ, जब काउंट काबूर से भेंट हो गया तो इन्होंने फौरन योजना तैयार दी और क्या किए, इन्होंने एक साधारण परिवार की तरह जीवन अपना जीने लगे और अपना सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दी। देखिए यहाँ पर लिखिए, इसी प्रकार गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। यहाँ पर लास्ट में हम इतना लिख देंगे, इसी प्रकार गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। देखिए इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, हम ये सभी लिखेंगे। कहाँ से शुरू किए, तो उन्होंने यूरोप पर, संपूर्ण यूरोप पर आक्रमण करने की जब 1862 में योजना बनाया गैरिबाल्डी ने, उसी समय काउंट काबूर से भेंट हो गई और काउंट काबूर से मिलने की वजह से गैरिबाल्डी ने क्या किया, देखिए मिलते हैं एक दूसरे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ बात होते और बात होने की वजह से गैरिबाल्डी ने क्या किया, अब गैरिबाल्डी ने भी सोच लिया कि नहीं, इटली के एकीकरण में हमारा योगदान रहना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे चरण में अपना योगदान दिया और इटली के एकीकरण को संपूर्ण रूप से दूसरा चरण में वो अपना साथ दिए और दूसरा चरण पूरा हो गया और तीसरे चरण में काउंट काबूर और विक्टर एमानुएल मिलकर इटली का एकीकरण एक अच्छा तरह से कर भी दिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप चाहते हैं इनका पिक्चर लेना तो एक ले लीजिए, ऐसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, लीजिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से जय हिंद, जय भारत।